अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पीएफ के लेक्चर नंबर 3 में खुशामदीद। आज के हम लेक्चर में फ़र्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो जो काम किया था उसका बाकायदा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हम डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं। आप डेव के बजाय आप विजुअल कोड स्टूडियो में भी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फर्स्ट पे हैं तो आप डेव पे ही करें, तो इसमें ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है प्रोग्राम की वो होती है लाइब्रेरी फाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंक्लूड लिख के आईओ स्ट्रीम, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हैशटैग इंक्लूड। ठीक है, ये क्या हम कर रहे हैं, हम इंक्लूड करवा रहे हैं अपना इस प्रोग्राम फाइल में। ठीक है, इसके नीचे जितनी भी होगी हमारी यहाँ पे सारी नीचे कोडिंग होगी। हमारा ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर साथ हम क्या कर रहे हैं, ये एक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, iostream.h। अब ये iostream डॉट एच नहीं हमने लिखा, iostream जो है ये हमने क्यों इंक्लूड करवाई, इसको करवाने का पर्पस क्या था। बेसिकली हम जब अपने प्रोग्राम में सी आउट की स्टेटमेंट या सी इन की स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली सी आउट क्या करेगा, स्क्रीन पे रिज़ल्ट को डिस्प्ले करेगा, और सी इन क्या करेगा, यूज़र से डाटा, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो यूज़र से डाटा इनपुट लेगा। तो डाटा किस तरह से इनपुट होगा और किस तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है डाटा ने। ठीक है, डाटा ने किस तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है। तो सी आउट का भी तो कोई जो डिस्प्ले कर रहा है, ये बेसिकली क्या है, एक मेथड है, समझ लो, या कह लो फंक्शन है। ठीक है, सी आउट एक फंक्शन है। तो इस सी आउट का जो फंक्शन है इसकी कंप्लीट जो कोडिंग है वो किसके अंदर पड़ी हुई है, ये जो लाइब्रेरी फाइल है ना, इसके अंदर सारी कोड हुई पड़ी है। और सी इन की भी इसी तरह इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर सारी कोडिंग हुई पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस सी इन या सी आउट जो पहले से बने हुए मेथड्स हैं, जैसे कि हमने कीवर्ड्स या रिजर्व पढ़ा था, तो वो क्या, यहाँ कह लो प्री डिफाइन जो आइडेंटिफायर है, ये वो आइडेंटिफायर है कि जो ऑलरेडी डिफाइन है। तो इनका कोई ना कोई कोड है, वो कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हैशटैग इंक्लूड iostream लाइब्रेरी में। अब हम जब डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करेंगे, मेथड कह लें या फंक्शंस कह लें, कि डिफरेंट फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, तो उनके लिए हम लाइब्रेरी फाइल्स दूसरी भी इस्तेमाल करेंगे, उनको भी इंक्लूड करके यहाँ पे अपने प्रोग्राम में अटैच करके देखेंगे। जैसे कि मैं ये जब हम लिखेंगे तो इनको मैं मज़ीद ये जो है लाइब्रेरी फ़ाइल है इसको भी ओपन करके दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल क्योंकि हमारा इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल है, तो इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गई प्रोग्राम की सबसे फर्स्ट लाइन क्या, लाइब्रेरी फ़ाइल इंक्लूड करवाना। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमने क्या लिखनी है, स्टेटमेंट यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, तो ये लाइन हमने इस्तेमाल की कि हमने जो प्रोग्राम में सी आउट या सी इन इस्तेमाल करने हैं ना, वो क्या हो गए, उसके लिए std की फ़ाइल हमें साथ अटैच करनी पड़ती है, नहीं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, std और सी आउट, सॉरी ये रुक गया ज़रा। तो इस तरह से लिखने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, std लिख के, और आगे जो हमारा सी आउट का फंक्शन या सी इन का या एंड का मतलब न्यू लाइन का फंक्शन होगा वो लिखेंगे हम, तो वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। हाँ, जैसे कि ये अब आ गया ना, तो इस तरह से हम लिखेंगे तो ये सी आउट का फंक्शन काम करेगा। तो हम ये std और साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इन चीज़ों को से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std लिख लेते हैं। इससे ये होगा कि हमें ये std बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम सी इन या सी आउट लिखेंगे या एंड का काम करेंगे। यहाँ तक तो काम हो गया हमारा, लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर ली, std की भी कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमारा काम फंक्शन का, मेन फंक्शन का। तो यहाँ पर क्या है, वॉइड मेन, ये वॉइड मेन फंक्शन है, और ये आगे जो मैंने ब्रैकेट्स लगाई, डेलिमीटर इसे कहते हैं, तो ये क्या है, ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर जितना भी कोड होगा वो मेन का कोड होगा। वॉइड क्या बता रहा है, बेसिकली वॉइड बता रहा है कि ये इसकी डाटा टाइप है। ठीक है, ये जो मेन है ये वॉइड टाइप है।
मतलब और अगर इसको मज़ीद ज़्यादा डेप्थ में डिफ़ाइन करें तो ऐसा कि मेन फंक्शन क्या कर रहा है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाना चाह रहा, क्योंकि जब हम फंक्शन देखेंगे तो तब इसको इस चीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन कर लेंगे, तो तब आप समझ भी जाएंगे। यहाँ पर सिंपल ये देखें कि आपने वॉइड मतलब फंक्शन की डाटा टाइप और मेन, ये आपने हमेशा इसी तरह मेन लिखना है, क्योंकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन C++ की जो प्रोग्राम होगा उसकी एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, मेन में आएगा और मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अगर ये मेन ही मिस होगा, मेन उसे मिलेगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, एरर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो भी काम करना है, जितना कुछ करना है, सब कुछ इसी मेन के अंदर रहते हुए करना है। तो हम सबसे सिंपल सबसे छोटा प्रोग्राम बना के देखते हैं। एक सिंपल स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाते हैं। तो सी आउट क्या करता है, सी आउट बेसिकली स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है रिज़ल्ट। सी मतलब C++ यानी लैंग्वेज की बात हो रही है, और आउट क्या कर रहा है, आउट करवा रहा है रिज़ल्ट को डिस्प्ले। अब स्ट्रिंग के लिए हमें डबल कोट लगाना होता है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, जो कि बहुत मशहूर है, हर कोई ऐसे देखता है कि चलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखते हैं। तो ये क्या होगा, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। तो मैं इसे सेव कर लिया हुआ है, तो चलो सेव करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट के आके हम यहाँ पे F9 भी प्रेस कर सकते हैं और कंपाइल के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, प्रोग्राम सारा कंपाइलेशन होगी कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो इसको पहले कंपाइल करके देख लेते हैं कि क्या कोई एरर है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए नीचे ये स्टार्ट कर दिया इसने प्रोसेसिंग C++ सोर्स फाइल। तो ये क्या करा, प्रोसेसिंग कर दी है, स्टार्ट हो गई है। तो अभी ये क्या करेगा, ये हमें प्रोसेस करके या कंपाइलेशन करके हमें बता देगा कि इसमें कोई एरर है या नहीं। अगर एरर है तो हमें बता देगा, अगर नहीं है तो भी बता देगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ये कंपाइलेशन होने में। तो इसने कंपाइलेशन कर दी कंप्लीट। अभी यहाँ पे कह रहा है वॉइड मेन, ये एरर इसने दे दिया। ऐसा क्यों कर दिया, इसलिए क्योंकि जब हम टर्बो C++ कंपाइलर को यूज़ करते हैं उस वहाँ पे हम वॉइड मेन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है वॉइड नहीं, जो मेन का फंक्शन है वो हमेशा इंट के लिखें आप, या कोई ना कोई डाटा टाइप दें। अब जब हमने इंट दे दिया तो इसका क्या होगा कि ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो वैसे वॉइड लिखा हुआ भी ठीक था, वो गलत नहीं था। वो आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जब कंपाइलर दूसरा होगा, मतलब टर्बो C++ ओल्ड वर्जन की कंपाइलर, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और विजुअल कोड स्टूडियो में भी चल पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डेव C++ में कहता है मेन में आओ, तो यहाँ पे इंट लिखेंगे तो ये चल पड़ेगा। अभी ये इसकी देख लेते हैं, दोबारा से कंपाइलेशन हो रही है, तो अब कोई एरर हुआ तो ये बता देगा। तो ये देखें इसने कंपाइलेशन कंप्लीट कर दी। अब कह रहा है एरर 0 वार्निंग 0, कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं F10 प्रेस करता हूँ, सॉरी वो मेरी यहाँ पे शॉर्ट की उसकी भी है। तो मैं इसे रन करता हूँ। तो अभी ये रन हो के हमें ब्लैक स्क्रीन शो हो जाएगी, तो उस पर हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, जैसे कि अभी ये हो गया। तो ये देखें हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। ये जो हमने प्रोग्राम बनाया ये सक्सेसफुल चल चुका है, और इसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, वो हो चुका है डिस्प्ले। अब हम थोड़ा सा वेरिएबल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीजर टाइप हमने वेरिएबल लेना है, हम कहते हैं a = 10। ठीक है, और हम इसमें लिख देते हैं वैल्यू ऑफ a इज़, और यहाँ पे a को कर देते हैं डिस्प्ले। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ कि कंपाइल भी हो जाए और रन भी हो जाए एक बार ही। तो फिर हम देखते हैं कि क्या ये वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है, जो कि 10 है। तो कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया, कोई एरर नहीं है। अभी ये रन होगा और ब्लैक स्क्रीन शो होगी, तो फिर देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं, सॉरी रिज़ल्ट हमारा बिल्कुल ठीक है कि नहीं। चलो, तो ये रिज़ल्ट हमारा डिस्प्ले हो चुका है, वैल्यू ऑफ a इज़ 10। ये क्या है, ये वेरिएबल भी हमने जो लिखा था वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हुई, और उसको हमने क्या किया, इजीली डिस्प्ले कर दिया। अब हम इस वेरिएबल में जो a है इसमें इंक्रीमेंट करते हैं a++ करके, दोबारा से यहाँ पे C आउट करते हैं। तो यहाँ पर फिर a करते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
एंड एल की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एंड एल मतलब ये जो रिज़ल्ट है ये जब डिस्प्ले हो जाए तो कंप्लीट लाइन चलने के बाद ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जैसे ये लास्ट पे जैसे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा कर्सर, और जो दूसरा रिजल्ट होगा इस ए का वो नेक्स्ट लाइन में शो होगा। और डबल प्लस ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, बेसिकली क्या कर रहा है 10 में 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। ये मैंने इसलिए किया कि मैं आपको वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस करके बता सकूं। तो मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूं, कंपाइल एंड रन करता हूं। तो अभी देख लेते हैं कि कंपाइल होने के बाद हमें रिज़ल्ट क्या शो करता है। ये तो ये इसने एग्जीक्यूट हो चुका है, रन हो गया, इसने रिज़ल्ट दे दिया। पहले ए की वैल्यू 10 थी और बाद में उसने क्या किया 11 कर दिया, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये था कि ए क्या वेरिएबल है और ये 10 क्या है, 10 एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कॉन्स्टेंट इंट बी इज़ इक्वल टू इसमें रख देते हैं 15, ठीक है। और यहाँ पर हम बी को डिस्प्ले कर देते हैं, ए को छोड़ दिया, इंक्रीमेंट बी में करते हैं और सी आउट करवाते हैं बी में, ठीक है। ए को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। यहाँ एक काम करते हैं, मैं वापस सारा कोड करता हूँ। यही जो वेरिएबल है इसको मैं क्या करता हूँ, ये अभी वेरिएबल था तो इसके शुरू में कॉन्स्टेंट कीवर्ड लिख देता हूँ। अब मैं इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि क्या होता है। अब तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह पे एरर दे दिया। क्यों दे दिया, वो ये कहना चाह रहा है कि आपने जो ए वेरिएबल इस्तेमाल करी है वो कॉन्स्टेंट टाइप है। जब वो कांस्टेंट टाइप है तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम की उसकी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो आप यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर रहे हो, यहाँ तो उस वेरिएबल को कांस्टेंट ना रखो, उसको वेरिएबल रहने दो, या उसको कांस्टेंट ना बनाओ। अगर उसको कांस्टेंट बना रहे हो तो आप उसमें इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक मैंने दिखा दिया कि कांस्टेंट क्या वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकती। और दूसरी जो टाइप थी डिफाइन डायरेक्टिव की मदद से डिफाइन, और हमने क्या पाई लिखा था, हम पाई ही ले लेते हैं। और यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ 1415 ही सही है, ठीक है। ये हमने क्या किया, डिफाइन डायरेक्टिव की मदद से पाई की वैल्यू डिफाइन कर दी, ठीक है। अब ये प्रोग्राम कंप्लीट जितने टाइम इसकी एग्जीक्यूशन होती रहेगी या चलता रहेगा तब तक इस पाई की वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो अब हम इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो पाई क्या है, ये कांस्टेंट हो चुका है डिफाइन डायरेक्टिव की मदद से। ये कंप्लीट प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक चलता रहेगा, पाई की वैल्यू सेम रहेगी, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है 3.1415। तो ये डिफरेंट तरीके थे कि हमने कभी कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ जैसे पाई ही हमने इस्तेमाल करना होता है। तो पाई के हम चाहते हैं कि वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज ना हो, तो हम उसको डिफाइन डायरेक्टिव की मदद से भी डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया। और इसको मैं कमेंट आउट करके यहाँ पर अपने मेन फंक्शन में रहते हुए भी करके दिखाता हूँ। कांस्टेंट पाई इंट पाई और इक्वल टू 3.1415। अब इसकी क्या होगी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। ये ओवरऑल दी प्रोग्राम कंप्लीट प्रोग्राम में पाई की वैल्यू, ये जो पाई वेरिएबल है, इस पाई की वैल्यू सेम यही रहेगी 3.1415। तो इसको भी अगर हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दोबारा करके देखें तो सेम वही, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये दो डिफरेंट तरीके हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने या इस्तेमाल करने के। तो हम जब कोडिंग करेंगे, बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, तो वहाँ पर कांस्टेंट हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वहाँ पर कांस्टेंट भी इस्तेमाल करके देखेंगे। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का डिफरेंस समझ आ गई होगी। और हमने बेसिक प्रोग्राम के एक बेसिक प्रोग्राम किस तरह का होता है या उसमें कोडिंग कैसी होती है तो वो भी हमने सारी देख ली। तो सॉरी, यहाँ पे इसने क्या किया, 3 आगे पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को शो नहीं करवाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, मैंने डाटा टाइप बता दी इंटीजर टाइप की, और वहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर करवा रहा हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट की। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इंट नहीं फ्लोट लेना था, ठीक है। तो होप्स हो कि आप भी ये मिस्टेक करेंगे, तो मैं ये वीडियो का हिस्सा इसमें से कट नहीं करूँगा, ये इसी में रहने दूँगा ताकि आप भी मिस्टेक करें या करने से मिस्टेक देख के आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये गलती हम करते हैं। तो अब इस बार क्या होगा,
इस बार ये होगा कि मैंने फ्लोट लिया, फ्लोटिंग पॉइंट है, अब ये ठीक वैल्यू मुझे डिस्प्ले करेगा। तो मैं इसे अगेन कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है उन वो भी डिस्प्ले कंप्लीट हो गई, जैसा कि ये देखें 3.1415। ठीक है, तो ये समझ आ गई होगी अच्छे से। और इसकी जगह पे अगर आपको बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं कि जिसके अंदर रिज़ल्ट स्टोर होना होता है, हमें नहीं पता होता कि वो रिज़ल्ट फ्लोटिंग पॉइंट आएगा, मतलब रिज़ल्ट पॉइंट में आएगा या इंटीजर में आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी जगह पे डबल ले लेते हैं। ठीक है, डबल कोई भी हम लगा लेते हैं। रिज़ल्ट एक वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप डबल है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें इंटीजर भी स्टोर हो सकती हैं और जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे वो भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना हमने पढ़ा था वो सारा हमने क्लियर कर लिया, प्रैक्टिकल करके सब कुछ समझ लिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।